स्टूडेंट्स, आज के वीडियो की शुरुआत हम विभवांतर टॉपिक से करते हैं। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर क्या होता है, इसकी परिभाषा विभव के समान होती है। थोड़ा अंतर सुनिएगा। किसी परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। आपने विभव पढ़ा था कि अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में, और यहाँ आप क्या पढ़े कि किसी परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसे V से व्यक्त करते हैं। तो विभवांतर बराबर क्या हो गया, विभवांतर बराबर वही कार्य बटे आवेश। अब मान लीजिए कि बिंदु O पर परीक्षण आवेश नहीं, बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, और इस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है हमारे पास A और B, जिनके बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 को हमने रख दिया, तो इस परीक्षण आवेश Q0 को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ेगा, और किसके, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यानी F की डायरेक्शन इस बल की तरफ होगी। क्षेत्र का नाम आप लिख देंगे विभवांतर, और आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि यदि परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में W कार्य करना पड़े, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा कैपिटल V बराबर हो जाएगा VB माइनस VA, यानी बिंदु B का विभव और माइनस बिंदु A का विभव, और ये बराबर हो जाएगा W अपान Q0, क्योंकि कार्य बटे आवेश, तो W अपान Q0। तो विभवांतर का सूत्र हो गया W अपान Q0। यह एक आदेश राशि है, क्योंकि विभव का भी यही सूत्र होता था, वो भी आदेश राशि है, और विभवांतर भी कैसी राशि है, आदेश राशि है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके मात्रक और विमीय सूत्र आप स्वयं निकालेंगे। FI पद्धति में इसका मात्रक आप लिखेंगे, FI पद्धति में इसका मात्रक वोल्ट होता है, और CGF पद्धति में इसका मात्रक स्थिर वोल्ट होता है। दोनों की परिभाषा आप खुद लिखेंगे, इसका विमीय सूत्र भी आप खुद लिखेंगे, क्योंकि विभव में आपने पढ़ा है। ठीक है ना। अब एक ये आपका विभवांतर कंप्लीट हो गया। अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है, क्यों। ठीक है ना। तो आपको बता दें, आप कहीं भी जाएंगे, आप चाहे किसी भी शहर से गुजरिए, तो वहां उसकी ऊंचाई लिखी रहती है कि इस शहर की या इस जगह की ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से इतनी है, और समुद्र तल को ऊंचाई यानी किसी जगह की ऊंचाई को समुद्र तल की ऊंचाई को मानक मानकर की जाती है, और समुद्र तल की जो ऊंचाई मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, शून्य मानी जाती है। इसी प्रकार किसी वस्तु या चालक की विभव की जो माप की जाती है वो क्या मानी जाती है, पृथ्वी के विभव को, पृथ्वी के मानक विभव को मानकर की जाती है, और पृथ्वी का जो मानक विभव होता है वो शून्य होता है। ठीक है ना। और आप क्या बताएंगे कि किसी आवेशित चालक या किसी वस्तु के विभव की जो माप की जाती है वो पृथ्वी के मानक विभव के आधार पर की जाती है, और पृथ्वी का मानक विभव शून्य माना जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि पृथ्वी इतनी विशाल चालक है, अर्थात उसकी आवेश की धारिता इतनी अधिक है कि उससे कुछ आवेश लेने या उसे कुछ आवेश देने पर उसके विभव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः यही कारण है कि पृथ्वी का विभव को शून्य माना जाता है। क्या बताएंगे कि किसी आवेशित चालक या वस्तु के विभव की माप पृथ्वी के मानक विभव पर की जाती है, जो कि शून्य माना जाता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी इतनी विशाल चालक है कि उसे कुछ आवेश देने या उसे कुछ आवेश लेने पर उसके विभव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे इन दो आवेशों के माध्यम से समझ लेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक आवेशित धनावेशित चालक है और एक ऋणावेशित चालक है। ठीक है। इन दोनों का हमने संबंध किससे कर दिया, पृथ्वी से कर दिया। जब पृथ्वी से हमने कर दिया, ठीक है, इसका भी संबंध हमने पृथ्वी से कर दिया, तो ध्यान दीजिए अब पृथ्वी का जो मानक विभव है वो शून्य माना गया, यानी पृथ्वी धनावेशित चालक का विभव धनात्मक हो गया, तो इसका विभव इससे अधिक हो गया। और या फिर ये मान लें कि इससे धनावेश निकलकर कहां चले जाएंगे, पृथ्वी में चले जाएंगे, यानी इसका धनावेश कहां चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। और पृथ्वी, या ये कहें कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चले जाते हैं, इस चालक में चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहां निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से निकलकर चालक में चले जाते हैं। और इसमें ठीक उल्टा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन चालक से निकलकर कहां चले जाते हैं, पृथ्वी में चले जाते हैं। और ये जो चित्र आपका बन रहा है वो किसका बन रहा है, पृथ्वी में आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह।
ध्यान दे लीजिए, जितना धनावेश इस चालक से निकलकर पृथ्वी में गया उतना ही ऋणावेश, उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतने इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चले आए, चालक में चले आए। मतलब इस पृथ्वी के आवेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना तो इसमें वृद्धि हुई ना तो कमी हुई। ठीक इसी प्रकार इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर पृथ्वी में गए और पृथ्वी से धनावेश निकलकर चालक में चले आए, मतलब इसमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः यही कारण है कि पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं कि खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, क्यों? ठीक है, चलिए तो देखिए हमें क्या पढ़ना है कि खोखले चालक के अंदर विभव कैसा होता है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, क्यों? तो आप क्या लिखेंगे कि खोखले चालक को, जब किसी खोखले चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। कहां पर वितरित हो जाता है? बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात चालक के अंदर आवेश नहीं रहता है। और जब चालक के अंदर आवेश नहीं रहता है तब उसके अंदर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो जाता है, कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होता। अतः हमें उसके अंदर यानी चालक के अंदर परीक्षण आवेश को चलाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, या चालक को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता। अतः यही कारण है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान बना रहता है। क्या लिखेंगे, फिर से सुन लीजिए। जब किसी खोखले चालक को आवेश दिया जाता है तो वह उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और चालक के अंदर कोई आवेश नहीं रहता, जिससे चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है। फलस्वरूप चालक के अंदर परीक्षण आवेश Q0 को चलाने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता। अतः यही कारण है कि इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान बना रहता है। प्रायोगिक गणना के आधार पर यह पाया गया कि जो खोखले चालक के अंदर विभव होता है वो उसके बाह्य पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। ठीक है ना, इसको आप लिख लेंगे और आप पढ़िए। धन्यवाद।